अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमने जो है वो प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से आज स्टार्ट करना है, जो एक बहुत ज़्यादा मेजर टॉपिक है और बहुत समझने की चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, कि हमने कर लिया था कि हमने प्रिस्क्रिप्शन हमने जो है वो अपनी फॉर्मुलेशन जो है बना ली थी। एक्सटेम्पोर जो थी हमने उसको जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया, बना भी लिया, रीचेक भी कर लिया, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लिया। अब जाहिर सी बात है हमने इसकी प्राइसिंग भी तो करनी है कि इस प्रिस्क्रिप्शन के लिए जो है वो हम क्या प्राइस रखेंगे कि ये अच्छे तरीके से जो है मार्केट आउट हो सके, इसकी सेल्स अच्छी हो। जाहिर सी बात है हमने अपना बेनिफिट भी तो सोचना है ना, हम तो बिज़नेस कर रहे हैं तो हमने अपना बेनिफिट को देख के तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनाना है कि ताकि दोनों साइड जो हैं वो साइमल्टेनियसली अच्छे तरीके से चल सकें। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हम इसमें देखेंगे वो होगी कॉस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जो आपने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किया उस फॉर्मुलेशन में उनकी क्या प्राइस थी। जाहिर सी बात है वो आपने ख़ुद से ख़रीदे हैं अपने पैसों के, तो आप उसकी कॉस्ट जो है वो उसके अंदर ऐड करेंगे कि कितने उसकी कॉस्ट है। उसकी हम देखते हैं आगे किस तरीके से ऐड करनी है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर आपने पैक किया है। कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कवरेज, ऊपर से जो उसको कवर किया हुआ है उसकी प्राइस। पर्सनल फ़ी, जो जिस बंदे ने मेहनत की है उसका पैसा। अब देखें इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगी आप लोगों को, जिस तरह आप कपड़े ख़रीदते हैं। ठीक है, आप कपड़े ख़रीदने में आपको 3000 का एक सूट पड़ रहा है। ठीक है, अब वो 3000 का क्यों पड़ रहा है, उसमें ऐसी क्या चीज़ है। जाहिर सी बात है वो फैक्ट्री में बना है, फैक्ट्री में जितने मुलाजिमीन थे, जिसने उस कपड़े पर काम किया उसके पैसे। ठीक है, फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होके रिटेल पर या जहाँ से भी आपने ख़रीदा है वहाँ तक आई है, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हो गए। फिर उसके बाद वो पैक हुई है। ठीक है, वो जिस ब्रांड पे आई है, जिस भी ब्रांड का था उन्होंने उसको पैक किया, उसके पैसे। फिर उन्होंने उसकी मॉडलिंग की, जो मॉडलिंग करवाई है जिससे, तो उसकी कॉस्ट होगी। फिर उसके बाद अगर आप किसी अच्छी ब्रांड से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एयर कंडीशन रूम प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको ट्रायल रूम प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको सर्विसेज अच्छी दी जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको फिर वो 3000 कॉस्ट जो है वो कपड़ों की पड़ी है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेडिसिन में भी यही होता है कि डिफरेंट चीज़ों की कॉस्ट मिला के तो एक कॉस्ट होती है जिसके ज़रिए से वो लेके चलते हैं उसको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कवरेज, पर्सनल फ़ी, नेट प्रॉफिट। सिस्टम 1 अगर हम देखें तो ये इजी है बहुत। सम फार्मासिस्ट यूज़ कोडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं फार्मासिस्ट। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक सिस्टम होते हैं। जैसे कि अगर आ गया ना, अगर आपके पास पुअर पेशेंट आया है, ठीक है, कोई पुअर पेशेंट आ गया आपके पास, तो आप उसके पास नेट प्रॉफिट आपने 1%। नेट प्रॉफिट क्या मतलब, ओवरऑल आपने अपना फ़ायदा कितना रखना है। ठीक है, जाहिर सी बात है एक फार्मेसी है तो अपना भी तो वो प्रॉफिट रखेगी। अगर वो गरीब पेशेंट आ गया तो वो फिर कहेंगे कि पी। ठीक है, पी आप जो है वो नेट प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी नेट प्रॉफिट ओवरऑल जो आपने अपना 1% रखना है। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट होते हैं। सी आ गया कुछ और हो जाएगा, आई आ गया तो उसमें कोई और तरह के पेशेंट, हर तरह के पेशेंट के लिए। टी फॉर ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, हर तरह के पेशेंट के लिए जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोडिंग सिस्टम हर फार्मेसी ने बनाए हुए होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको लेके चलते हैं। सिस्टम 2 क्या होता है, कुछ जो है वो एक फार्मूला होता है, उसको यूज़ करते हैं। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स कितने के, लेट सपोज हमने कहा 100 रुपीज़ के। 100 के आते तो नहीं है, वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 100 रुपीज़ के हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स आए, प्लस कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मल्टीप्लाई परसेंटेज मार्कअप। ठीक है, अब परसेंटेज मार्कअप क्या है, इफ़ कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इज़ ₹8। ठीक है, अगर आपके पास इंग्रेडिएंट की कॉस्ट जो है वो 8 रुपये थी एंड मार्कअप इज़ 10%। ठीक है, मार्कअप आपके पास 10% था। मार्कअप का मतलब ये है कि आप ओवरऑल अपना प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से रख रहे थे, तो वो आपने 10% था। ठीक है, देन मतलब जितनी प्राइस थी ना ओरिजिनल, उससे 10% आप अपने पास उसका फ़ायदा रख रहे थे। तो आप किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, 8 + 8 × 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 8.8 आप उसको जो है वो चार्ज करेंगे उस ड्रग का। समझ आ गई, इस तरीके से जो है आपने इनको चीज़ों को लेके चलना होता है। ये थोड़ी प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सिस्टम 3 क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, जो भी आपके इंग्रेडिएंट कॉस्ट है, जैसे हमने 8 रुपये लेके चल रहे थे, प्लस कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इंटू मार्कअप। मार्कअप हमने 10% ऑलरेडी डिसाइड किया, प्लस मेन फ़ी। ठीक है, मेन फ़ी मतलब
अब आप बैंक फ़ी में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर तो वो कोई टोकन लेके आया उसकी फ़ी हो जाएगी, या आपको सर्विसेज कोई दे रहे हैं तो उसकी फ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो है वो 0.2 डाल के तो आपने जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है प्राइस अपनी ड्रग की। अच्छा, प्राइस वेरिएशन आ जाती है कि क्योंकि बाज़ात ऐसा होता है कि बहुत से हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनका बिहेवियर अच्छे से नहीं होता, ठीक है। वो ऐसा भी बाज़ात कहते हैं कि उस फार्मेसी पे तो इतनी प्राइस थी, आपकी फार्मेसी पे इतनी ज़्यादा क्यों है, ठीक है। तो ये होता है कि स्टोर टू स्टोर जो होते हैं ना वो वेरी कर रही होती है प्राइस, ठीक है। बाज़ात ऐसा होता है कि एक जगह पे जिस तरह वही बात आ जाती है, अगर आप एक चीज़ ब्रांड से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि वो आपको सर्विसेज भी दे रहे हैं और इसके अलावा उनकी गारंटेड प्रोडक्ट होंगी एज़ कम्पेयर टू आप किसी आम दुकान से ले रहे हैं। एक तो उनकी प्रोडक्ट गारंटेड नहीं होंगी, दूसरा ये कि वो आपको सर्विसेज भी नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्राइस वेरिएशन आती है। तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से डील करके उनको, पेशेंट को जो है वो कन्विंस करना है। ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है कि बहुत कम लोगों में जो है वो कन्विंसिंग पावर पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, आपने पब्लिकली डील करना है, तो पब्लिकली डील करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। अच्छे अखलाक के साथ अच्छे तरीके से बात करें ताकि लोग आपकी बात को सुने और उस पर अमल भी करें। थ्योरी ऑफ प्राइस इसमें क्या आती है कि आपके पास जो फिलिंग है, ठीक है, उसके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है, उसकी जो प्राइस होती है वो वेरी कर रही होती है हर जगह पे। जाहिर सी बात, उसमें आपने कंटेनर, इंग्रेडिएंट, हर चीज़ को जो भी हमने ऊपर पढ़ा, नेट प्रॉफिट लगा के अच्छे तरीके से फिर आपने उसकी प्राइसिंग करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास आता है डिलीवरिंग द प्रिस्क्रिप्शन। अब आपने डिलीवर करनी है प्रिस्क्रिप्शन किसको? पेशेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप डिलीवर करवा सकते हैं। स्टोर डिलीवरी, ठीक है, यानी कि आप ऐसा हो सकते हैं कि बाज़ात आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे आप बना रहे हैं, किसी भी ऐसा सेटअप है जहाँ पे आप बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना वो स्टोर, मेन स्टोर जो है वो बाहर, ऐसा भी बाज़ात फार्मेसीज़ में ऐसा होता है कि उन्होंने वो कंपाउंडिंग एरिया अलग से बना हुआ होता है। आप वहाँ पर सारा कुछ करके प्राइसिंग वगैरह करके तो बाहर जो है प्रोडक्ट को पहुँचा रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। दूसरी चीज़ आ जाती है होम डिलीवरी, ठीक है। बहुत सी अब हमारे पास जो है बहुत ऐसी अच्छी जैसे दवाई.com है, ठीक है, वहाँ से आप जो है वो ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं मेडिकेशंस को, ठीक है। इसी तरह वेरियस बहुत सी और हैं। तो उनमें क्या होता है कि आप ना होम डिलीवरी, आपको घर बैठे हुए आपकी मेडिकेशन मिल जाती है। तीसरा आता है मेन डिलीवरी। मेन डिलीवरी में जो है वो आपने क्या करना है कि पेशेंट को आपने पहुँचानी है दवाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है रीफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जब आपने रीफिलिंग करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं कि जो रीफिलिंग्स के लिए आती हैं कि इनको आपने दोबारा फिल करके देना है, ठीक है। अब रीफिलिंग के लिए जाहिर सी बात है जो आरएम के क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्पेंस नहीं कर सकते कोई भी डेंजरस सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स हो गए, कोई आपके पास हो गई ये नारकोटिक्स वगैरह, ठीक है, उनको नहीं आप कर सकते। तो अब इनको डिफरेंट ग्रुप्स पे डिवाइड किया जाता है। ग्रुप ए जो है उसमें वेरी डेंजरस ड्रग होती है जो आप रिफ़िल नहीं करके दे सकते, जैसे मॉर्फिन वगैरह होगी, ठीक है। आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस ड्रग्स में आ रही हैं। ग्रुप बी में हमारे पास आती हैं जो आप रीफ़िल कर सकते हैं। डेंजरस में तो आती हैं लेकिन यह कि उनको आप रीफ़िल कर सकते हैं। एपोमॉर्फिन होगी, ठीक है। ग्रुप एक्स वो वाली ड्रग्स होती हैं जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेंजरस इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर पाया जाता है और आप उनको जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करके प्रॉपर्ली डिस्पेंस कर सकते हैं, ठीक है, इशू कर सकते हैं, जैसे कोरेक्स वगैरह होगी, ठीक है। अब जैसे सिरप्स होते हैं उनमें बहुत कम अमाउंट पे आपके पास कोडीन वगैरह पाई जाती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें ओपीएम पाए जाते हैं, अफीम जिसको कहते हैं, ठीक है। मॉर्फिन कुछ माइनर अमाउंट में पाया जा रहा है ना, तो वो आप डिस्पेंस कर सकते हैं। अब जैसा मॉर्फिन है ना, वो तो डायरेक्ट डेंजरस ड्रग है ना, तो इस तरह की ड्रग आप एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद क्या आता है कि वो वाली ड्रग जो हार्मफुल नहीं है और आप डिस्पेंस कर सकते हैं, जैसे ओटीसी होगी, ठीक है, ओवर द काउंटर, तो वो आप डिस्पेंस कर सकते हैं। एनसेड वगैरह कॉमनली जो आप इस्तेमाल करते हैं, बुखार की होगी, दर्द वगैरह की, ठीक है। इस तरीके से ये जो है मेडिकेशन आप डिस्पेंस कर सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ तक हमारा जो है प्रिस्क्रिप्शन और कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग का टॉपिक ख़त्म होता है। ये बहुत ज़्यादा मेजर टॉपिक है, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर गौर से पढ़ें, ठीक है। आपके जहन में कोई भी सवाल आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, 100 बार पूछें, आपको जवाब दिया जाएगा। आप फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएं, वहाँ पर जो है फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, ठीक है। वहाँ पे आप कांटेक्ट करके अपनी क्यूरीज